हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में 8 अगस्त 2023 का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। और इस न्यूज़पेपर में हम डेली न्यूज़ के साथ साथ डेली एडिटोरियल्स के साथ साथ इनका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं। तो डेली न्यूज़, डेली एडिटोरियल और उस एडिटोरियल या न्यूज़ के साथ जितना भी करंट प्लस स्टैटिक सारा मटेरियल है वो सारा हम कवर इसी न्यूज़ में करते हैं। और आपको अगर यूपीएससी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आता है तो आप परफेक्शन आईएएस के हेल्पलाइन नंबर 9031036712 पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हमारे दिल्ली ब्रांच का है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है यूपीएससी की तैयारी करने में, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी हेल्प करेंगे विद द टीम ऑफ मेंटर्स वी हैव एट दिल्ली परफेक्शन आईएएस दिल्ली ब्रांच। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन for the today's news. And the first news which appeared on the headline was that Supreme Court appointed or is appoint an all woman panel to oversee the relief in मणिपुर। तो मणिपुर में जितना भी अभी पोस्ट वायलेंस रिलीफ या जितना भी कंसेंसस डेवलपमेंट करना है अभी, ताकि दो ग्रुप्स के बीच में शांति बनी रहे। 6,000 से ऊपर एफआईआर्स हो गए थे। हाउएवर स्टेट गवर्नमेंट ने जो अभी रिपोर्ट सबमिट की है उसमें लिखा गया है दैट देयर इज ओनली वन केस ऑफ रेप एंड मर्डर एंड देयर आर ओनली 3 केसेस ऑफ गैंग रेप एंड वेरी लेस नंबर ऑफ डेटा इज देयर, जो एक्चुअल में स्टेट गवर्नमेंट ने पेश किया है एज सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको याद हो तो 2 हफ्ते पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया has ordered this thing from the honorable supreme court that state government and central government should provide a report with all the segregated FIRs so far registered at the police with the police at in this state of Manipur। ठीक है, तो इसलिए ये डेटा आ गया था। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है आज की न्यूज में दैट द आईपीएस ऑफिसर दत्तात्रेय पदसालगीकर जो है ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है जिनको अभी चार्ज मिला है एंड शी विल बी शी हैज अर्लियर सर्व्ड एज द एनआईए एजेंसी में उन्होंने काम किया था इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो शी विल मॉनिटर ऑल द केसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द वायलेंस। ठीक है, प्लस देयर इज one more committee and the members of this committee will be these। तो थोड़ा बहुत ये चीज याद रखनी है किस लिए, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ये क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में आ सकते हैं और ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में एसएससी में आ सकते हैं, स्टेट पीसीएस में आ सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल में आ सकते हैं। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इन क्वेश्चंस इन एग्जांपल्स का क्या करना है दैट हाउ टू ट्रीट द वायलेंस और हाउ टू ट्रीट द वायलेंस विद सेंसिबल and sensitive governance। ठीक है, तो sensibility and sensitivity in the governance is something which is being lacking since very long, है ना। तो this sensibility and sensitivity in the governance has to be there। और इसीलिए अगर आप देखो तो there are concepts like gender budgeting, there are concepts like green budgeting for sensibility and sensitivity towards environment or towards the woman। तो here it's the sensibility and sensitivity towards woman। ठीक है, तो ऐसा एक पॉइंट और इस पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल इज दिस। ठीक है, दैट्स इट, दिस इज अ पॉइंट इन आवर मेंस आंसर। और ये पॉइंट आपके मेंस या आंसर को एक नंबर ऊपर लेके जा सकता है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट अगर आपने इसको मेंशन कर दिया। नाउ हाईलाइटिंग और द ट्रेलिंग in the same story which was there since the comment on the surname of the Prime Minister of India was passed by Mr. Gandhi, and he on that comment only he was disqualified and he was convicted under the defamation sections of Indian Penal Code, the section 499 and 500। और जितना भी ये केस चला था तो इसमें पहले वही हुआ था दैट ऑन द केस ऑफ डेफेमेशन ही वाज कन्विक्टेड फॉर 2 years ऑफ जेल ऑफ टर्म। ठीक है, बाय द सूरत कोर्ट।
ठीक है. However, Supreme Court has stayed the order and stay लगने के बाद he will be back joining in the office parliament. ठीक है. और ज्वाइन करेंगे तो let us go through a simple case of defamation, defection and disqualification. ठीक है. 3 टर्म्स है. defamation, defection and disqualification. ठीक है. तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए और तीनों के बीच में रेलिवेंस पता होना चाहिए कि आपस में क्या रेलिवेंस रखते हैं. तो डेफेमेशन इज अ क्रिमिनल एक्ट अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के अंदर. दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट. ठीक है. एंड दिस कैन बी ईदर पब्लिश्ड, ठीक है, बाय पब्लिकेशन, कि आपने कोई आर्टिकल लिख दिया है किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में, किसी इंसान के अगेंस्ट में, उसको डिफेम करने के लिए, विद अ इंटेंट टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन, एंड दिस person who is intending this thing will be held guilty of criminal defamation and the jail term or the imprisonment will be up to, ठीक है, याद रखना, up to 2 years only. That is the maximum punishment is 2 years. And this maximum punishment of 2 years was sentenced to Mr. Gandhi. ठीक है. अब इनको 2 साल की सजा हो गई. And this is the maximum punishment which can be done, which can be given. And that is the point of contention where Supreme Court has said that why is it so that he was sentenced with the maximum punishment. So that is defamation. This is communicating false statements, and the defamation laws in India, अगर इससे रिलेटेड सेक्शन 499 या 500 के एक्स्ट्रा में आपको कुछ और देखना है तो दैट इज आर्टिकल 19 of the Indian Constitution, which grants freedom of speech, but that freedom of speech is restricted with the reasonable exemption to the freedom, such as contempt of court. ये नहीं लगना चाहिए. defamation and incitement to offense. ठीक है. तो defamation word is mentioned in the Constitution of India. ऐसा क्वेश्चन आता है, यूजुअली हर बार आता है क्वेश्चन ऐसा, that whether this word judicial review was asked earlier also is mentioned in the Constitution of India or not. ठीक है. Then coming to the next question, this thing that is defection. तो defection is totally something different. ठीक है. तो defection क्या होता है? Defection is simply a member of parliament leaving his party on whose ticket he or she won the election. ठीक है. और defection में there can be split and then can be merger also. ठीक है. तो ये 2 टर्म्स आप देख लो एक बार दोबारा से. डिफेक्शन से रिलेटेड आपको ये भी देखना होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज देयर इन द शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. ठीक है. एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 क्या है. इसके बाद आप आओ डिस्क्वालिफिकेशन पे. तो एनी मेंबर, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, और एक इंसान का डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो क्या होगा उसका. इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ डिफेमेशन, है ना, or if a person is convicted with more than, so these things are written under Representation of People's Act 1951, कि अगर कोई इंसान, अगर कोई MP convict हो गया then he will be disqualified, or there are conditions in the constitution also, like if he is of unsound mind or if he loses the citizenship of India. यहाँ पे आपको 2 चीजें याद रखनी है, दैट डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है. डिस्क्वालिफिकेशन मे राइज आउट ऑफ डिफेमेशन ऑल्सो, डिस्क्वालिफिकेशन मे राइज आउट ऑफ डिफेक्शन ऑल्सो, कि अगर कोई इंसान डिफेक्ट कर गया, अपनी पार्टी छोड़ के, जहां से टिकट लिया था, जहां से इलेक्शन लड़ा था, वो छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी चेंज कर ली, स्विच कर ली, तो देन ही दैट इज कंसिडर्ड एज डिफेक्शन, प्रोवाइडेड दैट
this defection is not a split of more than 2/3 of the party members. अगर दो तिहाई से ज्यादा पार्टी मेंबर्स चले जाते हैं किसी पार्टी से, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफेक्शन. और आपको कीहोतो होलोहान केस इसमें देखना होगा. So your assignment today is what was Kyoto Holohan case judgment. ये आप देखोगे what was Kyoto Holohan case judgment. ठीक है, डन. अब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस आरपीए 1951 में भी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है. क्लियर कट डिफरेंस मैंने समझाया है कल मंडे था, हाँ कल के एडिटोरियल में, कि कल के डिस्कशन में, दैट व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजंस. अगर कल में नहीं होगा तो फिर सैटरडे वाले में होगा, दैट इज फॉर श्योर, इधर यस्टरडे और सैटरडे. हमने बिल्कुल डिस्कस किया है दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोनों में कितना डिफरेंस है, इसके अंदर कौन से प्रोविजन है और इसके अंदर कौन से प्रोविजन है. तो पर्टिकुलरली यू विल सी क्रिमिनल और कंडीशनल. ठीक है, देयर आर क्रिमिनल और कंडीशनल सिचुएशंस, जिसमें क्रिमिनल एंड कंडीशनल सिचुएशंस, जिसमें दोनों सिचुएशंस को आप सेग्रीगेट कर सकते हो. चाहे वो उसको कंडीशनल इज लाइक इफ ही लॉस्ट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्रिमिनल इज लाइक इफ ही इज कन्विक्टेड ऑफ मोर देन 2 years, है ना. तो सच आर द डिफरेंसेस जो आप दोनों के प्रोविजंस में निकाल सकते हो, और उन प्रोविजंस को वैसे ही याद रखना है, वरना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आरपीए में है या ये कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है, तो बैक टू द न्यूज ओनली, we will stick to the news only. तो coming to the editorial section, बाकी सारे पेजेस में कुछ उतना ज्यादा था नहीं. एडिटोरियल सेक्शन में China's world view, it postulates and a reality check. ठीक है, China's world view, its postulates and a reality check. What actually is China's dream, है ना, 2050, China dream 2050. Oh, how does it see world, है ना. When we talk about here the polycentric competition and cooperation, है ना, polycentricism, how does China view the world, how does China view the world, what is the world view of China, what are its postulates if we led the China driven world, what are its postulates, will it lead to disorder or not, क्या ये डिसऑर्डर क्रिएट करेगा या फिर ये एसिमेट्री क्रिएट करेगा, ये फ्रैगमेंटेशन क्रिएट करेगा, विल इट बी मोर यूनाइटेड वर्ल्ड और विल इट बी मोर ये फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, और विल इट बी अ वर्ल्ड बेस्ड ऑन इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज द रियलिटी चेक ऑन दैट. ठीक है, शुड वी चेक इट और नॉट. दिस आर्टिकल इज रिटन बाय अ फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, a former national security advisor and a former governor of the West Bengal, M.K. Narayanam, very well read person. His thoughts very much relevant to us, all of this article very much relevant to us, just to understand this thing, that what China is about to and in the Indian foreign policy. ठीक है, and what are its what are the apprehensions and the conclusions which we can draw out of the China's worldview, and what are the apprehensions and what are the preparations which India should take care of when it's dealing at the diplomatic tables. Now starting with this thing, that the author here highlights that what is China's leaders Xi Jinping, what has he highlighted is that the change is unseen in a century, implying that the decline of the West promoted rules based order. तो जो रूल बेस्ड ऑर्डर अभी तक वेस्टफेलियन ऑर्डर चल रहा था, ठीक है, जो भी ब्रिटन वुड्स का ऑर्डर चल रहा था अभी तक, जितना भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नेंस चल रहा था अभी तक, दैट वाज बेस्ड ऑन दिस वर्ल्ड बेस्ड रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, है ना. बट नाउ दिस हैज चेंज्ड एंड दिस हैज led to that a new Chinese promoted world order is set to prevail, and this is the view of Xi Jinping, which he highlighted in 2018 conference and 2019 also. 2018, 19, 20 always they are iterating these things.
sorry, that a Chinese promoted world order is set to prevail, है ना? And this goal is mentioned in the Dream 2050, that is the China Dream 2050. ठीक है? This is the document which you can refer to. And moving further, and the author here highlights that China driven world order will be what? This is better suited to a world defined by disorder, asymmetry and fragmentation. तो अगर आपने चाइना ड्रिवन वर्ल्ड ऑर्डर देखा हो या आपको देखना हो तो this will be more of what? Fragmented world order. This world order or the China order, a China led world will be more fragmented, है ना? So this military security, at this point of time, what we should see that the changes which were unseen in the century is one of the thought of Xi Jinping. And this thought presupposes that the struggle for the future dominance revolves around what? एक तो मिलिट्री सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइना, है ना? तो यहाँ पे इंडिया को ध्यान देना होगा और यहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ध्यान देना होगा दैट व्हाट आर द मिलिट्री स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, व्हाट आर द कल्चरल सिग्निफिकेंसेस, व्हाट इज द सॉफ्ट पावर एंड व्हाट आर द बायो warfare led developments when it comes to India, China, or when it comes to the developments in China. Moving to the threats for China. ठीक है, तो US has been earlier recognized as a main threat to China, है ना? And this has led to a marked shift in the US attitudes from an earlier policy of engagement and partial containment to one of the all out competition with China. ठीक है, और यही चीज है कि अभी यूएस और चाइना का कंपटीशन चल रहा है। और अगर आपको याद हो तो 2018-19 से ही ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया था यूएस चाइना के बीच में, और उसके बाद कोविड आया, और कोविड के बाद से दी ग्लोबल, or you can say the which the author here highlights as the MNCs or the companies with global influence are moving out of what? China. So that was one development. Second development was post COVID. We have seen the developments of AUKUS also बन गया, क्वाड बन गया कोविड के दौरान ही, कोविड से पहले ही बन गया था क्वाड, ठीक है? और अभी जो करंट यूक्रेन वॉर है, रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें भी दी West is taking the upper hand just to maintain this thing that it needs to contain China, है ना? It needs to contain China with all out competition, ठीक है? और इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे देखो तो what China has been doing is China's increased concern that the Ukraine war could lead the US to be more assertive on Taiwan. Therefore, बीजिंग ने क्या किया that the global security initiative and SCO का further expansion, ठीक है? तो दोनों चीजें हम देखेंगे, what is global security initiative and SCO तो हमें पता ही है that SCO is Shanghai Cooperation Organization, इसका एक और पार्ट है that is RADS, and इसका आप देखोगे कि headquarter and members and all, India is a member of it, Pakistan is a member of it. Moving towards the second paragraph of this question of this editorial is about the polycentric competition and the cooperation. So China or Chinese scholars believe that the world has currently entered an era of polycentric competition and cooperation. That is, first is China is facing a multi-dimensional competition from different superpowers or from different emerging powers around it, whether it's India, whether it's Middle East, US, Europe, Russia. So the thing which was earlier termed in the political power dominance as multipolar world order, ठीक है, is here termed as polycentric competition when it comes to economy. However, there is polycentric cooperation also. This has led to what? Regionalization of global politics and regionalization of global economics, ठीक है? And these two things have led to the global geo-economic shifts, ठीक है, in which we are seeing the growth of regional multilateral or regional minilaterals,
ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है और इस पॉइंट को ऐसे समझना है दैट व्हाट डज इट मीन बाय द पॉलीसेंट्रिक कंपटीशन एंड कोऑपरेशन. However, for a shift of this nature, and already the consequences could be seen, as for instance in the West Asia, as in many areas of US dominance previously, China was displacing the United States. अगर आपको याद हो तो ईरान सऊदी इनिशिएटिव में भी चाइना ने जो इनिशिएटिव लिया था टू एस्टैब्लिश अ ट्रूस बिटवीन ईरान एंड सऊदी, तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एससीओ सऊदी ईरान सऊदी अरेबिया ट्रूस plus the Chinese dominance in World Health Organization, which was earlier raised questions upon by the Trump administration also, and the possible Chinese systems and Chinese norms and the standards, plus China का dominance in the decisive voice of international standard setting bodies, चाहे वो WTO हो या WHO हो for that matter. तो हर जगह पे China is seeing a more like China is growing its influence more and more. However, this policy of subsidized state, model of the subsidized state, is something, state capital is something which China was said to emerge as triumphant. However, there are prescriptions and reverses which China should do, okay, which the author suggests here that China should focus on reversing some things, and it also suggests China to some prescriptions जो China को ध्यान में रखने चाहिए. First is the policy and the viewpoint of Deng Xiaoping about the 4 modernizations. ठीक है, तो 4 मॉडर्नाइजेशंस जो चाइना के थे जिन पे चाइना को काम करना चाहिए था. इट वाज अबाउट द वे ऑफ चाइनाज इमर्जेंस एज इकोनॉमिक सुपरस्टार, कि चाइना आगे कैसे बढ़ता, ठीक है, चाइना का ग्रोथ कैसे होता. तो एंड उन 4 मॉडर्नाइजेशंस पे डेंग जियाओपिंग के आइडियाज पे China has reached this thing that in the first 2 decades of the current century, China witnessed 800% increase in its overall trade volume, unimaginable increase in GDP, 800 million people out of the poverty, and these policy prescriptions were the need of that are to maintain, है ना. And these were the things, ये जो 4 modernizations थे, इन्हीं की वजह से China grew this much, है ना. However, the author here highlights कि problems कहाँ पे है, what are the reverses which China has faced under Xi Jinping. The orthodox version of communist philosophy, because Xi Jinping is more of an orthodox nature, and increased government control has been re-emphasized and has been reinvigorated by COVID-19. उसके बाद लॉकडाउन, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लॉज जो बीजिंग लेके आया, किस लिए, वहां का जो इम्पैक्ट था कोविड का उसको सुधारने के लिए. प्लस द MNCs which are moving out of China. Why? Because China is having this crackdown on the major technologies, चाहे वो टैक्सेशन के लॉज हो, चाहे वो उनका रेगुलेशन हो, चाहे वो प्राइवेसी के लॉज हो, तो चाइना इज मेंटेनिंग दैट थिंग, प्लस टैरिफ्स ऑल्सो, है ना, क्योंकि पैसा चाहिए था चाइना को बिकॉज ऑल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड एंड ऑल ऑन द चाइनीज इकोनॉमी, तो उसके लिए ये सब चीजें जरूरी थी. However, this has led to the reverses from the 4 modernizations. China is receding backwards, है ना. This thing is highlighted by the author. और यहाँ पे अब चाइना को करना क्या चाहिए when the China's GDP has declined around by 3%, है ना. तो what China and the aging population is also another major challenge for China. So what should be done? They should raise the wages and pursue an economic and structural reforms. जैसे एक नया theory of modernization, जैसे ये 4 modernizations थे, वैसे ही एक नया theory of modernization होना चाहिए. Reducing the role of state, ठीक है, जहां पे the author says that the increased governmental control should be now decreased. Plus, China should also promote innovation, and this will bolster their economy. ठीक है. So the real question is whether China can indeed produce a model that can supplant the West's so-called rule-based international order. Is it possible that China can provide us a such world order which will replace the international rule-based order जो पिछले Westphalian order से चलता आ रहा है post the Cold War? क्या ये चीज हो सकती है? So here the author highlights कि
the only purpose of the war, the only purpose the war in Ukraine has served, कि यूक्रेन में जो वॉर हुआ तो उसमें हमें बस इतना पता चला दैट अगर कोई भी चीज है ना, a push comes to shove the West, and the disunited West comes under the forces with all its auspices under the USA to checkmate the Russia. And that is something ना जो यहाँ पे author highlights that this is something which is a managed system. ठीक है, this is something a demonstration of superiority of free will. However, अगर आप देखो तो China is no doubt contemplating something, but Beijing's decision to appoint, and he highlights here कि जो अभी recently Beijing ने ली कियांग को the governor of People's Bank of China is something which China is contemplating on reversing its economic policies and changing the China, converting the China into a multi-oriented economy. So इकोनॉमिक पावर को गेन करने के लिए या इकोनॉमिक पावर जहां पे चाइना था पहले, इसको वापस लेके जाने के लिए चाइना इज सेटिंग रिफॉर्म्स, है ना. हाउएवर, अगर आप देखो तो विल इट बी देयर दैट चाइना कैन प्रोवाइड अस? नो, इट कैन नॉट, बिकॉज if you see that in turn this much would also depend on whether Chinese view that the West is disintegrated in true, कि क्या चाइना हमें प्रोवाइड कर सकता है इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर? नहीं, बिकॉज अगर वो चीज जरूरी होती, अगर वो चीज हो पाती, दिस मीन्स देयर इज अ प्री कंडीशन दैट वेस्ट इज डिसइंटीग्रेटेड, जबकि वेस्ट डिसइंटीग्रेटेड नहीं है, which was recently demonstrated in the Ukraine war, है ना, कि even though it was fragmented West, it was disintegrated West, but all the players came with their all the forces and they lined them up behind USA and started sanctioning the Russia with the checkmate, है ना. That is something which author here gives very cleverly, जिसको समझना बहुत जरूरी है और उसको समझ में आना बहुत जरूरी है. ठीक है. So then neither the USA nor the China can possibly step back from the issue of the Taiwan. Taiwan का issue अभी भी चल रहा है, ठीक है, that will be there, and that is something which is a point which USA will be always pointing out when it comes to Asia Pacific, है ना, Indo Pacific 9 dash line, China, South China Sea, and all of it will be there between China and USA, and that is something which has to be taken care of. However, Taiwan is the only one of the several areas where China and US will find themselves in conflict in the coming period. That is something which author here highlights. ताइवान का जो इशू है ये हम दोबारा कभी डिस्कस कर लेंगे, बट हेयर द मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक, मेजॉरिटी ऑफ दिस एडिटोरियल इज अबाउट द इकोनॉमिक resilience and economic dominance of China, which we should understand. Moving towards the second editorial, and this second editorial was about neither the right to privacy nor the right to information. This is about the Personal Digital Data Protection Bill, which was recently highlighted by NASSCOM. पिछले हफ्ते हमने देखा था, पिछले हफ्ते, that NASSCOM की जो chief थी, she said that this is a bill which will promote the industry and this will boost the digital economy. So this means the bill will legalize data mining rather than safeguarding the right to privacy. Author here, a professor of economics in the Indian Institute of Technology, Delhi, IIT Delhi की प्रोफेसर है रितिका खेरा. अब इस एडिटोरियल का ना मैं आपको एक समरी बताता हूँ दैट व्हाट शी हाइलाइट्स हियर. ऑथर का कहना ये है कि डेटा में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है दैट इज डेटा कलेक्शन रादर देन डेटा प्रोटेक्शन. ठीक है. Plus, second most important thing is the right to access data, right to information, है ना, informed citizenry. That is something which was जो RTI Act 2005 हमें मिला था, that was that we gained after a lot of struggle and lot of struggle, और उसके बाद वो चीज मिली हमें. However, जो अभी का बिल है, this bill violates or this bill removes that portion, and it says that any lawful purpose, है ना, अगर कोई डेटा आपको चाहिए, if it's not explicitly mentioned or if it's not explicitly forbidden by the law that for this purpose you cannot provide the data, then you cannot provide the data. Otherwise, rest all the functions and all the things, all the processes of the data can be allowed. Okay, so that means this is not expressly forbidden to access the data of the beneficiaries of the of any scheme.
ठीक है। तो जो आपका पर्सनल डेटा है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है दैट वो डेटा जो है एक्सेसिबल हो जाएगा अब उनको, जो कंपनीज प्रोसेस करती है उस डेटा को। एंड यही एक चीज है जिसकी वजह से ऑथर यहाँ पे ये एडिटोरियल लिख रहे हैं। एंड इसके बाद दी ऑथर हाईलाइट्स ऑल्सो कि ऐसा एक इंफॉर्मेशन जो हमारा आरटीआई एक्ट बोलता है कि वो वाला इंफॉर्मेशन आपको डिनाई नहीं किया जा सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जो डेटा पार्लियामेंट को डिनाई किया जा सकता है। इफ द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट, दिस शैल नॉट बी डिनाइड टू यू ऑल्सो, है ना। तो that means you had that right to access information. That information which relates to the personal information should not be given to anyone. And this is the provision in the DPDP bill, that is only that information which is personal in nature. जो वो वाला सेक्शन था, that is the information which cannot be denied to the parliament shall not be denied to any person. This is something which was the set benchmark. However, this benchmark is now changed to this. ठीक है। इस आर्टिकल का सिमिलर और इसका कॉपी, मतलब अगर आपको सिंपल बताऊं तो सेम आर्ग्यूमेंट्स इससे पहले एक एडिटोरियल में आए थे 2 हफ्ता पहले। ठीक है, सेम एडिटोरियल था, सेम पर्पस और सेम आर्टिकल्स और सेम आर्ग्यूमेंट्स। हाउएवर इन दिस वन द ऑथर हैज एडेड द जीडीपीआर, दैट इज कि ऑथर हियर हाइलाइट्स एक्चुअल में फ्रांस में क्या है। फ्रांस में जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है फ्रांस का, या जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, या जो डेटा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है यूरोप के, वहां के स्टैंडर्ड्स काफी हाई है। इवन इतना पावर है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास कि 50 मिलियन यूरोस का फाइन लगा दिया गूगल पे। जबकि अगर आप देखो जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिया में बनाया है डीपीडीपी बिल के अंदर, 2023 डीपीडीपी बिल के अंदर, दिस इज जस्ट एन ओवरसाइट बॉडी जिसका कंट्रोल चेयरपर्सन का या मेंबर्स का, वो उनको अपॉइंट ही गवर्नमेंट करेगी तो उनका कंट्रोल भी उन्हीं के पास रहेगा। तो दी ऑथर हाइलाइट्स दैट दिस मे बी अ लेम डक, है ना। तो दैट इज समथिंग व्हिच ऑथर हाइलाइट्स हियर एंड दैट्स ऑल व्हिच वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। Coming to this editorial is about LK99. This is a superconductor which was found recently. Superconductors क्या होते हैं इनको समझना है, क्योंकि इस न्यूज़पेपर में 3 जगह पे या 3 से 4 जगह पे सुपरकंडक्टर्स के बारे में बोला गया है और सुपरकंडक्टर्स होते क्या हैं। सुपरकंडक्टर क्या होता है? सुपरकंडक्टर इज समथिंग जिसकी कंडक्टिविटी हो 100%, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस हो 0 टू इलेक्ट्रिसिटी इज 0, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी का, ये 0 कहां पे आता है, कब आता है? ये आता है TC, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई भी ऐसा मेटल, ठीक है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अगर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक कूल डाउन किया जाए, ठीक है, उस टेम्परेचर पे आने के बाद उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा, and that is known as critical temperature. And that is all about superconductivity, and that is all about supercomputers. So supercomputer is defined as a substance that offers no resistance to electric current when it becomes colder than a critical temperature. ठीक है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं तो सिंपली एल्यूमिनियम आपको पता होगा 1.2 केल्विन पे क्रिटिकल टेम्परेचर है इसका, इंडियम 3.4, मरकरी 4.2 केल्विन। बट ये टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, और इस टेम्परेचर पे लाने के लिए देयर इज पर्टिकुलर लाइक काइंड ऑफ रिसर्च, पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैब, पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेटअप जो इसके लिए चाहिए होगा, और उसके बाद ही ये चीज काम कर पाएगी। तो सुपर कंडक्टिविटी का अगर आप देखो तो द ग्राफ ऑफ सुपर कंडक्टिविटी व्हेन द मेटल राइजेस टू दैट temperature, when that metal reaches that temperature, तो उस टाइम पे that metal shows a different kind of behavior when it comes to resistance. अब इसी चीज को हम देखते हैं कि एडिटोरियल्स क्यों आए हैं, 2-3 एडिटोरियल्स क्यों आए हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली साउथ कोरिया में एक लैब में द रिसर्चर्स देयर अनाउंस्ड दैट उनने एक मटेरियल पाया है जिसका नाम है LK99, और ये मटेरियल ऐसा है जो एक सुपर कंडक्टर रहेगा कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एंड एम्बिएंट प्रेशर। अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर हो
तो ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, दैट इज दिस मटेरियल, है ना। और अब सुपर कंडक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मेटल की पता करनी हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बार्दीन कूपर स्क्रीफर्स थ्योरी, एंड दिस गिव्स 4 फीचर्स। 4 फीचर्स इस थ्योरी में लिखे गए हैं, और उन्हीं 4 फीचर्स के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जाता है कि एक मेटल या एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर है या नहीं है। ठीक है, इस यहाँ की जो एडिटोरियल है इसमें इतना ही लिख पढ़ना है, और इसके बाद अगर आपको देखना है, ठीक है, तो हम लास्ट में आते हैं व्हाट इज सुपर कंडक्टर, और ये बार्दियंस थ्योरी क्या है। तो the all the four have to be checked as superconductors as per the Bardian. First is electronic effect कि zero electricity होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट, 2 टाइप्स के होते हैं सुपर कंडक्टर्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो सुपर कंडक्टर होगा, अगर आप इस सुपर कंडक्टर के पास मैग्नेट लेके जाओगे, है ना, दिस विल एक्सपेल ए मैग्नेटिक फील्ड। और टाइप 2 के पास, दिस इज नोन एज Meissner effect, that is a magnet placed near the material will be pushed away as the material transitions to the superconducting state. Done. इसको भी याद रखना है। Meissner effect क्या है? Type 2 superconductor is that जिसमें there is a mix of superconducting and non-superconducting state। जब ये वहां पे पहुंच रहा होता है, उस टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है, उस प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है, और उस लेवल पे पहुंचने वाला होता है, तो यहाँ पे ये वेरिएशंस दिखाता है, और उन वेरिएशंस को बोलते हैं फ्लक्स स्पिनिंग, है ना, फ्लक्स स्पिनिंग। और उसी फ्लक्स स्पिनिंग को, अगर ये फ्लक्स स्पिनिंग आपने ऑब्जर्व कर ली व्हेन इट कम्स टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम पे यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस मेटल इज आल्सो, दिस conductor is also reaching the levels of superconductivity. Then comes the thermodynamic effect. Thermodynamic effect is simply when the electronic specific heat changes drastically at the superconducting transition temperature. तो जो ही वो टेम्परेचर आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक हीट जो होगी, या इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, मींस कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच ऑफ द स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। आपको अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है किसी भी मेटल का, तो उसके लिए आपको कितना ये चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज thermodynamic effect. So fourth one is spectroscopic effect. The electrons in the material are forbidden from attaining certain energy levels. That is, इसके बाद भी, even if they could, when the material wasn't a superconductor, when the scientists create a map of all possible energy levels in the superconductor, they should see this as a gap, है ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट देखना इलेक्ट्रॉन्स में, the electrons in this material are forbidden from attaining certain energy levels। ठीक है, तो किस लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस सुपरकंडक्टर के अंदर, दैट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट। This was given by the Barney-Cooper-Schrieffer's theory of superconductivity। इसके बाद सुपरकंडक्टर्स पे ही एक और आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है, एंड दिस टॉक्स अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड ऑल, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। कैन कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट विद 0 क्रिटिकल करंट। और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था किस पे, कॉपर ऑक्साइड सुपरकंडक्टर्स पे, हायर टेम्परेचर कॉपर ऑक्साइड सुपरकंडक्टर्स पे, ठीक है। एंड ये जो सुपरकंडक्टर्स है, कैसे हम कूल डाउन करते हैं विद लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम क्यों करते हैं, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड्स कैन बी कूल्ड विद लिक्विड नाइट्रोजन टू देयर क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यूज। डन। और इसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, आप बस लिथियम मर्करी नोबियम, लिथियम मर्करी नोबियम, हाँ, ये 3-4 याद रखिए, ठीक है, कि किसका कितना है सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर, लाइक इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाँ, इस ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा दैट व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज द सुपर कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर। डन, वी आर डन विद सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। एडिटोरियल हमारे हो गए। चलो, लेट्स मूव टू द एक्सप्लेन्ड सेक्शन। दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, है ना, कितना है इंडिया में,
गिवन एम्पल प्रोटेक्शन। उसके बाद इंडियाज माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट, अभी जो हमने माइंस एंड मिनरल्स बिल लेके आए हैं 2023 वाला, अब इस बिल के अकॉर्डिंग देयर आर 6 मिनरल्स, ठीक है, विच वर अर्लियर कैटेगराइज्ड एज एटॉमिक मिनरल्स, बट नाउ दे आर अलाउड फॉर प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोरेशंस, ठीक है। और ये कौन कौन से मिनरल्स हैं? जो ये 6 मिनरल्स हैं ऐसे अलाउ कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को भी नहीं दिख रहा है, कहाँ गए, ठीक है। 6 मिनरल्स आर देयर, क्रिटिकल मिनरल्स, दैट इज लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नोबियम, बेरिलियम एंड टैंटलम। ये 6 के 6 याद रखने हैं। और अगर आप ये देखो तो 100% डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट इज देयर, मतलब इंडिया 100% इंपोर्ट कर लेता है इन सब चीजों का, दैट इज लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नोबियम, बेरिलियम, टैंटलम। तो दीज आर सम थिंग्स जो हमें देखने पड़ेंगे, दैट व्हाई आर दे दिस मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स गो थ्रू द एडिटोरियल। सो द एक्सप्लोरेशन ऑफ 6 minerals previously classified as atomic minerals were now restricted, earlier restricted, अभी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज के लिए थे, अब प्राइवेट सेक्टर इसमें जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। अगर हमें नेट जीरो इमिशन अचीव करना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? एक हमारे लिए जरूरी है क्रिटिकल मिनरल्स सच एज लिथियम, जो बैटरी बनाने के काम आएगा, जिसको व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। याद रखो ये पॉइंट, व्हाइट गोल्ड, है ना, प्रीलिम्स में आएगा। अब प्रीलिम्स में यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस कहीं पे भी आ सकता है, कीप इट इन माइंड। एंड द अदर्स इंक्लूडिंग कोबाल्ट, ग्राफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स हमें चाहिए, ये सब मिनरल्स हमें चाहिए फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। अब क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अगर ऐसे एमसीक्यू बन गया है कि कौन कौन सा मिनरल हमें चाहिए या कौन कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, तो सारे चाहिए एक्सेप्ट दैट विच इज क्रिएटिंग पोल्यूशन, ठीक है, मोर एंड मोर। देन अगर हमें ये मिनरल्स चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? हम तो सारा सारा मिनरल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें भी हमारा डिपेंडेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे है? चाइना पे। क्यों? बिकॉज चाइना हैज मेजॉरिटी ओनरशिप ऑफ कोबाल्ट माइंस इन डीआरसी, where 70% of the world's cobalt is mined. Or China has also large amount of reservoirs of rare earth elements, है ना, of any country followed by वियतनाम, ब्राजील एंड रशिया। तो इसीलिए इंडिया को भी चाहिए दैट वी शुड एक्सप्लोर दीज मिनरल्स, बिकॉज करंटली अगर आप देखो तो इंडिया हैज नॉट जस्ट एक्सप्लोर्ड मोर देन 10% ऑफ इट्स ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल। ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल इज कि जितना आपको लगता है, लाइक विदाउट दी स्टडीज, प्रॉपर स्टडीज, ठीक है, विदाउट दी साइंटिफिक रिसर्च, आपको उससे मतलब उसका 10% भी आपने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है ना। सो वी आर mining only less than 2% what we have, and country is spending only 1% of the global mineral exploration budget। जितना ग्लोबल लेवल पे मिनरल एक्सप्लोरेशन पे खर्चा होता है, उसका जस्ट 1% इंडिया इज स्पेंडिंग। नाउ वी हैव जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड सम पीएसयूज जो अभी तक मिनरल एक्सप्लोरेशन में काम कर रहे थे, जैसे मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। तो अब अगर हमें काम करना ही है तो व्हाट वी शुड डू? सो इफ यू सी, ये दो चीजें जो काम कर रही थी अभी तक, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड पीएसयूज, दे हैव एक्सप्लोर जस्ट 1% प्रोजेक्ट्स बिकमिंग कमर्शियली वाइबल। तो जितना इनने एक्सप्लोर किया अभी तक, उसका बस 1% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कमर्शियली वाइबल बन गए, जहां से कंटिन्यूअस इनकम आने लग गया, जहां से फिर माइनिंग हो गई और वहां पे रिजर्व्स एक्चुअल में थे, और वो रिजर्व्स बेचे और उन रिजर्व्स से पैसा आया, और वो रिजर्व्स अभी भी चल रहे हैं या खत्म भी हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट वाज जस्ट 1%। तो अगर आप देखो तो एक्सप्लोरेशन में देयर वर 100 प्रोजेक्ट्स, और बस एक प्रोजेक्ट ऐसा था जहां से हमें, जिस प्रोजेक्ट को हम कमर्शलाइज कर पाए। तो 99 प्रोजेक्ट्स में जो पैसा लग गया एक्सप्लोरेशन में, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग द प्रोजेक्ट्स, इट्स नॉट अबाउट लाइक माइनिंग। माइनिंग तो बाद की बात है ना, माइन तो बाद में करेंगे, पहले एक्सप्लोरेशन करना है। पहले पता चलना चाहिए कि कहाँ पे है मिनरल्स, कहाँ पे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करने के बाद ये एस्टिमेट करेंगे कि कितने रिसोर्सेज है, उसके बाद उस चीज को कमर्शियली निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, किस स्टेट में है, वो बातें बाद की है। बट 99 प्रोजेक्ट्स वेर अ फेलियर, है ना।
तो अब आप बताओ कि अगर इसी स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा इंडिया को 10% से लेके 100% पहुंचने तक। तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए वी नीड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एक्सप्लोरेशन। ये याद रखना है, वी नीड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन के बाद आता है ऑक्शनिंग, ऑक्शनिंग के बाद आता है कमर्शलाइजेशन, और कमर्शलाइजेशन के बाद आता है कि वो कंपनी सर्वाइव कब तक करेगी, है ना। उस कंपनी ने जिसने उसको ऑक्शन करके ले लिया किसी प्रोजेक्ट को फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, नॉट मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग के लिए ले लिया, उसके बाद वो देखा जाएगा कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है, वहां से कितना मिनरल निकल सकता है। अगर आप यही चीज देखो तो इन ऑस्ट्रेलिया एंड मल्टीपल अदर जुरिस्डिक्शंस ग्लोबली प्राइवेट माइनिंग फर्म्स आर देयर, जिनको बोला जाता है जूनियर एक्सप्लोरर्स। दे टेक द रिस्क ऑफ एक्सप्लोरेशन, दे हैव द एक्सपर्टीज ऑफ एक्सप्लोरेशन। और उसके बाद क्या होता है, व्हेन जब उनको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे माइनिंग हो सकती है, यहाँ पे ये मिनरल निकल सकता है, उसके बाद वो चीज क्या करते हैं, वो उस साइट को बेच देते हैं बड़ी कंपनीज को। ठीक है। एंड सिमिलर थिंग कैन वी डू, हम प्राइवेट कंपनीज को बोले एक्सप्लोर करो और उसके बाद गवर्नमेंट जाके उसको ऑक्शन कर दे, है ना। India recognized the need for private foreign investment in the mining sector, including mineral exploration, back in 1993, but अभी जाके हम कुछ कर रहे हैं इस चीज पे। तो 2015 में भी हमने माइनिंग मिनरल्स डेवलपमेंट रूल्स लेके आए थे। दिस एक्ट वाज अमेंडेड टू अलाउ द प्राइवेट कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन दी माइनिंग, है ना। एंड देन गवर्नमेंट ऑक्शन ऑफ माइनिंग कंपल्सरी लाइसेंसेस, दिस composite license for mining and exploration both, then only government explored the projects were auctioned। ठीक है, जितने प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही थी उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ऑक्शन किया जा रहा था, है ना। बट अभी क्या है, अभी 2023 का जो बिल आया है, दिस बिल omits at least 6 mentioned मिनरल्स फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। ठीक है, तो इनका एक्सप्लोरेशन और माइनिंग दोनों हो सकता है। हाउएवर द एक्ट प्रोहिबिट्स, ठीक है, व्हाट, पिटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग एंड subsurface excavation as part of reconnaissance, which includes mapping and surveys. The bill allows these prohibited activities also। ठीक है, और जो अभी तक prohibited activities थी, that is पिटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग, ये सब चीजें अब प्रोहिबिट जो पहले थी, नाउ दे आर अलाउड। एंड द प्रोस्पेक्टिव स्टेज एक्सप्लोरेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर इज देयर, प्लस द एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस फॉर द पीरियड ऑफ 5 years extendable by 2 more years will be granted by the state government by way of competitive bidding। तो ऑथर हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो 2023 के एक्ट में है। However, there are some issues also in this act। फर्स्ट इज जनरेटिंग रेवेन्यू। कैसे जनरेट करेंगे रेवेन्यू, बिकॉज इट टेक्स ईयर्स टू मटीरियलाइज द थिंग। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी बनेगी, एक्सप्लोर करेगी, फिर एस्टिमेट करेगी, उसके बाद माइन करेगी, माइनिंग करने के बाद ऑक्शनिंग होगी, ऑक्शनिंग से पहले दिस माइनिंग से पहले ऑक्शनिंग होगी, टेंडर होगा, बिड लगेगी, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो तो दिस कैप्टिव माइन इन उड़ीसा जिसका नाम है दिस गोरा बरौनी माइन जो उड़ीसा में है, तो इस माइन को पाया गया था मतलब 2016 में, और 2021 में माइनिंग स्टार्टेड, तो 6 साल लगे इसको। ठीक है, क्लियरेंसेस के लिए। तो दिस इज समथिंग विच इज देयर, जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, जो हम अभी तक बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है एक्सप्लोरेशन हो जाएगा, चीजें जल्दी हो जाएंगी, बट वैसा होगा नहीं, है ना। तो दैट इज व्हाई ऑथर इज हाईलाइटिंग देयर द इश्यूज। In the new policy, only the government can auction what an explorer has discovered, and the later would only get a share of the premium at an unknown stage। ये एक इशू है रेवेन्यू का जो यहाँ पे ऑथर हाईलाइट करता है। माइंस एंड मिनरल्स को लेके आपको थोड़े से फैक्ट्स देता हूं मैं यहाँ पे, और ये फैक्ट्स आप थोड़ा सा याद कर लो, और इन फैक्ट्स को याद रखोगे तो कल को आंसर लिखने में इजी हो जाएगा। ठीक है, मेटल्स एंड माइनिंग इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहली चीज है मार्केट साइज। मार्केट साइज ऑफ द माइनिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 was estimated to be $43.3 billion।
US dollars. ठीक है. And the share of states in mineral production, तो Odisha had the 47% of share in mineral production. ठीक है, सबसे हाईएस्ट ओडिशा का था. और the key trend is that the mineral production in India may reach $24.95 billion by financial year 2022. ठीक है. So the government initiatives, particularly for the mining, minerals and mining, is first we came up with mineral auction rules of 2015. ठीक है. Second was their private ownership. Custom duties decreased, plus the Mines and Minerals डेवलपमेंट एक्ट या डेवलपमेंट बिल जो अभी आया है 2023 का, और अर्लियर जो हमने लेके आए थे 2021 में, MMDR एक्ट 2021. इसको मिक्स नहीं करना. हाँ, ये अलग है और ये अलग है. ठीक है. India's advantages, the demand, which is a demand growth of India about the minerals is likely to increase by 3% because the growth now will be, demand will increase by 3% because the growth is led by electrification and overall economic growth in India. ठीक है. So these are the facts about this this minerals. ठीक है. Moving back to our newspaper. ठीक है. Okay, this editorial came about the startup bubble. Last year there was this news about crypto bubble. 230% का, और आई गेस 230% का डिक्रीज हुआ था क्रिप्टो में. मोर देन 230% का डिक्रीज हो गया था क्रिप्टो में. देयर वाज दिस सडन डिक्लाइन एंड शार्प डिक्लाइन ऑफ क्रिप्टोज. हाउएवर, इन दिस एडिटोरियल हमें ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है उतना ज्यादा. इस एडिटोरियल में सबसे ज्यादा अगर लिखा गया है तो वो यही है कि कौन सा एआई कितने में बिका, कौन सा एआई मतलब कौन सा नया स्टार्टअप बना, और मतलब एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, दूसरे ने तीसरे को एक्वायर कर लिया. तो बेसिक थिंग इज हेयर, वेंचर कैपिटलिस्ट्स. हु आर वेंचर कैपिटलिस्ट्स? ये वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं या जो खरीदते हैं उन आइडियाज को या उन स्टार्टअप्स को जो नए होते हैं, है ना, जहां से इनको लगता है कि यहाँ से इकोनॉमी बूम हो सकती है, इस स्टार्टअप का, इस आइडिया का, इस इनोवेटिव आइडिया का नया एक स्कोप है वर्ल्ड में. ठीक है. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस. हाउएवर, अगर आप देखो तो अभी अभी जनरेटिव एआई का स्टार्टअप. व्हाट इज जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई इज सच अ सॉफ्टवेयर. ठीक है. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको जनरेट करके देता है. क्या जनरेट करके देता है? जो भी आपको चाहिए. आपको डेटा चाहिए, है ना, ये आपको डेटा निकाल के देगा. आपको कोई कंटेंट चाहिए, ये आपको कंटेंट निकाल के देगा. आपको कोडिंग करनी है तो ये आपको कोड निकाल के देगा. आपको इमेजेस बनानी है ना, तो ये आपको ग्राफिक्स निकाल के देगा. तो दीज आर द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स, है ना. एआई इज अ सॉफ्टवेयर, और दीज जनरेटिव सॉफ्टवेयर्स they work on something called as prompt. Prompt is simply a command, है ना. अगर आप इस सॉफ्टवेयर में, अगर आप में से किसी ने चैट जीपीटी चलाया होगा, है ना, तो व्हाट वी डू इज, आपको क्या करना है, वहां पे एक कमांड लिखनी है, क्वेश्चन लिखना है कि if you are an expert in Indian economy, suggest me some measures so that we
fasten our growth by 7%, 8%, 10%, है ना। तो ये आपको 8 से 10 पॉइंट्स की एक लिस्ट देगा, जिससे आपको हेल्प होगी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को सजेस्ट करने में, है ना, कि कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है दैट tell me 5 reforms which the Gupta administration had, which are the most unique in the entire world, or which are the most unique in the entire history of the world. So it will give you 5 most important things which were there in the Gupta administration. And so because these softwares, they have access to the whole repository of the data which is lying on their internet. अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जितने भी जनरेटिव एआई स्टार्टअप्स बने सिंस द चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड और दिस टाइप फेस, मिस्ट्रल एआई, हगिंग फेस, बहुत सारे ऐसे ओपन एआईज हैं जो बन रहे हैं। एंड द ऑथर और दिस author here highlights this thing, that how this can be the investments which are growing in these generative AI startups may be a bubble, and this is a cause for worry or an opportunity. अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या ये अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये कल को बबल बन जाएगा, या फिर ये एक बबल है जो कल को फूट जाएगा। तो अब दोनों चीजें हमें तब देखनी है जब ऐसा होगा। अभी बस हमें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, व्हाट आर जनरेटिव एआई, व्हाट इज द स्टार्टअप बबल, एंड व्हाट $multi-million डील्स आर देयर। ठीक है, तो एक या दो का यहाँ पे एग्जांपल लिख लेना जो आप याद रख लो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो। मणिपुर नोट सेज ओनली 1 रेप एंड मर्डर केस टिल, तो 3 केसेस ऑफ रेप और गैंग रेप, 6 केसेस ऑफ असॉल्ट ऑन वुमेन, 72 cases of murder were registered till July 31, and 107 deaths have been reported in the Manipur. ठीक है, तो अभी कुछ दिन और रुकते हैं इस मणिपुर क्राइसिस पे, और लास्ट में जितना सबसे लास्ट में जो डेटा होगा वो देखा जाएगा एट द एंड। देन मैसिव क्रिप्टो बेस्ड पॉन्जी स्कीम इज एक्सपोज्ड। और ये पॉन्जी स्कीम जो है, पॉन्जी स्कीम क्या होती है? सिंपली दिस इज अ फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें क्या करता है, एक बंदा बोलता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए 5,000 6,000, आप अपने नीचे 2 को जोड़ो। ठीक है, ये वो स्कीम होती है, आप 2 को जोड़ो, वो 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, और सबको पैसा मिलता रहेगा, और ये 2 को जोड़ेंगे, और ये ट्री ऐसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक्चुअल में होगा क्या, दी माइनर इन्वेस्टमेंट्स, है ना, आपको बोला जाएगा बस 2,000 रुपये आपको देने हैं, है ना, और ये 2,000 करके ये इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं, और आपको बोला जाएगा कि आपको हेफ्टी सम वापस मिलेगा, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, ऐसे आपको पैसे वापस मिलेंगे। और बेसिकली ये जो पॉन्जी स्कीम्स होती है बैन हो गई थी 2019 में ही। ठीक है, this name Ponzi scheme was coined by an Italian conman named as Charles Ponzi, और ये इसी पिरामिड पे काम करती है। ठीक है, और लास्ट में होता ये है कि जो टॉप मोस्ट लेवल का बंदा होता है वो भाग जाता है, और वही एक चीज हुई है अभी उड़ीसा में। और उड़ीसा का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है उड़ीसा पुलिस का, उन्होंने इस बंदे को, जिसका नाम है गुरतेज सिंह सिद्धू, हु हेल्स फ्रॉम पंजाब, वाज अरेस्टेड रिसेंटली फ्रॉम राजस्थान। Then the international cheetah experts will be consulted as government tells the Supreme Court. Last week, we have seen that the Honorable Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, has highlighted this thing that 20 चीताज जो हमने लाए थे उसमें से बस 14 बचे हुए हैं, और एक जो अभी आई गेस 3 कब्स हुए थे, मतलब जो नए बच्चे हुए थे पैदा, उसमें से शायद 2 मर गए हैं और एक ही बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो 20 जो चीताज लाए थे हमने उसमें से बस 14 बचे हुए हैं। तो अब उस पर क्या किया जाए, तो उन्होंने गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई थी कि आप इस पे क्यों नहीं कर रहे हो कुछ, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक कंसर्न, बिकॉज 20 में से आपके 6 ऑलरेडी मर चुके हैं, देयर इज अ डेथ रेट ऑफ 40%, तो दिस शुड नॉट बी डन। हाउएवर, कोर्ट ने कंजर्वेशनिस्ट्स को बोला दैट द थिंग एंड द विजडम ऑफ सेविंग दीज चीताज is left to the experts in the same field, not to the experts in the जुडिशियरी। तो देखा जाएगा अभी इनको कंडीशन एनवायरनमेंट में मूव किया जाएगा। आज तक हमने 2-4 बार क्यों नो पालपुर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकुंदा टाइगर रिजर्व, गांधी सागर टाइगर रिजर्व, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हर एक चीज के बारे में पढ़ लिया है। इन दी अपकमिंग डिस्कशन ऑल्सो, जो ही ये किसी लेवल पे पहुंचता है ये डिस्कशन, ये न्यूज,
आगे किसी और लेवल पे पहुंचता है जहां पे एक्सपर्ट्स का व्यू आ जाएगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी केस इज गोइंग देयर, कंजर्वेशनिस्ट ने केस कर रखा है, कुछ लोग हैं जो एनजीओ से हैं तो उनने केस कर रखा है। तो जहां पे कहीं पे कोई वर्डिक्ट आता है इस न्यूज से रिलेटेड, इसके बाद चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या चाहे वो इन चीताज को सर्वाइव करने के लिए इन एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट हो, तो उस टाइम पे वी विल डिस्कस ऑल द सिनेरियो ऑफ दिस प्रोजेक्ट चीता वंस अगेन, और हम इसको रिवाइज कर लेंगे उस टाइम। कमिंग टू द डार्विनियन पैराडॉक्स, डार्विन का क्या पैराडॉक्स है? बिकॉज डार्विन सेज दैट रिप्रोडक्शन, है ना, इज क्रिटिकल टू इवोल्यूशन। हाउएवर अगर आप देखो, अगर ये क्रिटिकल था इवोल्यूशन के लिए, तो सेम सेक्सुअल बिहेवियर और सेम सेक्स अट्रैक्शन इन द रीसस मकाक मेल्स may be compromising the opportunities and may be compromising the opportunities to evolve, है ना? So that is something which is highlighted here. I don't think that this editorial was that much necessary for UPSC perspective, because this is more relevant to the evolution and all. तो अगर आपको रिवाइज करना ही है इसमें से कुछ, तो you just revise this rhesus macaque, ये कहाँ पाया जाता है ना, इसका स्टेटस क्या है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है, IUCN का क्या स्टेटस है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या स्टेटस है, ठीक है, और किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, इंडिया में कहाँ पाया जाता है, इंडिया में कहाँ पाया जाता है, और कौन सा टाइप पाया जाता है इसका, ठीक है, कौन सी स्पीशीज रीसस मंकी की इंडिया में पाई जाती है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। I wish you all the best. From Perfection IAS, you have any issues, you can directly call me on 90310 36712. My name is SK. ठीक है, you can ask for my name and you will be connected to me. Thank you.